इसमें आखिरी चीज़ है ऑब्जर्व स्टेशन की तरफ आ जाएँ तो उसमें जो एनिमल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इन विवो होते हैं, यानी एनिमल के अंदर ही एक्सपेरिमेंट कर लिया, जैसे आई वाला एक्सपेरिमेंट है। इन विट्रो का मतलब ये होता है कि ऑर्गन या टिश्यू इलियम बाहर निकाल के रख लिया, उस पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। तीसरी चीज़ इन सिटू जो होता है वो ये होता है कि अंदर ही पड़ा हुआ है कोई ऑर्गन और उस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया, जिस तरह फ्रॉग के हार्ट पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब आइसोलेटेड ऑर्गन के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो इसमें सीन फिर ये क्रिएट करना होता है कि उसमें फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है एज़ पर जो कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट जैसा हो। एरेशन प्रोवाइड करनी होती है और टेम्परेचर सही प्रोवाइड करना होता है। जैसे फ्रॉग के अंदर तो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, लेकिन रैबिट को टेम्परेचर और ऑक्सीजन दोनों प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है और इसका पर्पज़ ये होता है कि आइसोलेटेड टिश्यू जो अब बॉडी से निकाल भी लिया है वो ज़िंदा रहे फॉर एज़ लॉन्ग जितनी देर उसे रखा जा सकता है, ठीक है, ताकि उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो वही उस तरह के वो फंक्शनिंग परफॉर्म करे जिस तरह से वो जब जिंदा था तब कर रहा था। अब इसके लिए एक सॉल्यूशन मौजूद होता है टायरॉइड सॉल्यूशन, जो कि इसकी कंपोजिशन को पहले देख लें तो NaCl, MgCl, KCl, CaCl2 मौजूद होता है इसके अंदर। NaCl 8000 mg, MgCl 100 mg, KCl 200 mg और ये भी 200 mg। ग्लूकोज 1 ग्राम, वाटर 1 लीटर, बाईकार्ब जो है सोडियम बाईकार्ब 1 ग्राम और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है 5 mg मौजूद होता है। इसमें सोडियम का काम ऑस्मोलैरिटी, पोटाशियम का काम नर्व कंडक्शन या मसल कंट्रैक्शन, कैल्शियम का काम एक्साइटेबिलिटी वगैरह को कंट्रोल करना या एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग को देखना, मैग्नीशियम ने स्पॉन्टेनियस टिश्यू एक्टिविटी को रिड्यूस करना होता है, सोडियम बाइकार्ब बफर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है अलॉन्ग विद द सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एज वेल एज इंपॉर्टेंट होता है पीएच मेंटेन करने के लिए, और ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर द मसल कंट्रैक्शन। अब इसके अंदर फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशंस डिफरेंट होते हैं। एक टैबलेट सॉल्यूशन की बात कर ली जो कि स्मूथ मसल ऑफ द इंटेस्टाइन या ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर यूज़ हो रहा होता है उनके एक्सपेरिमेंट्स में। रिंगर सॉल्यूशन यूज़ हो रहा होता है एम्फीबियन के हार्ट में या मेमिलियन या एम्फीबियन हार्ट एक्सपेरिमेंट्स में। और डी जेलन सॉल्यूशन होता है यूट्रस के एक्सपेरिमेंट्स में जो यूज़ हो रहा होता है। एरेशन 3 तरह से प्रोवाइड की जा सकती है। एक तरीका है एयर प्रोवाइड कर दी जाए, दूसरा तरीका है ऑक्सीजन 95% प्लस 5% कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर दी जाए, और तीसरा तरीका है 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाए। टेम्परेचर अगर देखें तो टेम्परेचर मेंटेनेंस अगेन नेसेसरी होती है, डिपेंड्स कि मेमेलियन है तो 37 डिग्री, एम्फीबियन है तो 25 डिग्री। एम्फीबियन इज़ कोल्ड ब्लडेड और मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, तो उनमें फिर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जबकि उसको रूम टेम्परेचर पर भी रखा जा सकता है जो कोल्ड ब्लडेड है। रैबिट वार्म ब्लडेड है तो 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ये इसका पूरा अपरेटस दिखाया हुआ है और उसमें फर्दर डिफरेंट चीज़ों की क्या फंक्शंस होते हैं। पहले थोड़ी सी और बात कर लें कि जब हमने कहा कि इलियम लेनी है, इलियम ही क्यों लेनी है, क्योंकि ये ईजीली अवेलेबल होती है और एक रैबिट को अगर स्लॉटर किया तो 20 से 40 सेटअप आराम से हो सकते हैं। 2 to 3 सेंटीमीटर सिर्फ लेते हैं, क्योंकि इससे लंबा लिया तो हार्ड टू हैंडल होगा, इससे छोटा लिया तो मूवमेंट्स ही परसीव नहीं की जा सकेंगी। उसके बाद जो ये होता है इसका स्पीड जो होती है ड्रम की वो रखनी होती है 2 रेवोल्यूशन पर मिनट या 2.5 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो या ग्राफ अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा या फिर जो मूवमेंट्स हैं ग्राफ पर वो अप्रोप्रिएटली इंटरप्रेट नहीं की जा सकेंगी। ईडीएम डाई भी कर जाती होती है अगर उसकी इम्प्रॉपर हैंडलिंग, ऑक्सीजन कम हो, टेम्परेचर चेंजेस हों, टायरॉयड सॉल्यूशन ख़राब हो या ओल्ड हो, और या फिर जो टाई करते हुए धागा डालते हुए इलियम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है या उसका ल्यूमेन में से थ्रेड गुजर गया और ल्यूमेन की ऑक्लूजन हो गई है। एसिटाइलकोलिन का थोड़ा सा ENS से बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसका टेबल वाइवा के लिए ये पता होना चाहिए कि इसका कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं होता। उसके बाद आए रैबिट आई एक्सपेरिमेंट पर। तो रैबिट आई एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आई के अंदर मसल, रेडियल मसल फाइबर्स, और एक सर्कुलर मसल फाइबर्स होती हैं। रेडियल मसल फाइबर्स प्यूपिल को डायलेट कर रहे होते हैं, डायलेटर्स होते हैं और मिट्रियासिस होती है इसकी वजह से, और सर्कुलर वाले कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं और मियोसिस होती है इसकी वजह से। इसके अलावा ये हो गए 2 टाइप ऑफ फाइबर जो कि आइरिस में मौजूद होते हैं। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आई को देखें तो उसमें इंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, एक्वेसिमर, सिलरी बॉडी जिसमें सिलरी एपिथेलियम जो है वो एक्वेसिमर को सिक्रीट कर रही होती है और सिलरी मसल्स अकोमोडेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं और एम रिसेप्टर्स के अंदर होते हैं। अकोमोडेशन को अगर देखें तो अकोमोडेशन फार वीएन या नियर वीएन के लिए आई के एडजस्टमेंट को अकोमोडेशन कहते हैं, जो कि M3 के ज़रिए हो रही होती है। लैक्रिमेशन को देखें तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक फाइबर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसमें सिम्पैथेटिक लैक्रिमेशन को कम यानी सेक्रीशंस को कम, जबकि पैरासिम्पैथेटिक ज़्यादा कर रहे होते हैं। इसमें 4 ड्रग्स को देखा जाता है यूजुअली।
इंडेक्स को अगर यहीं से देख लिया जाए तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो होते हैं वो प्यूपिल के साइज़ को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, मियोसिस कॉज करते हैं। मियोसिस कॉज करने के साथ साथ ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करते हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ EDRF-NO, जिसकी वजह से जो वेसल्स होती हैं वो कंजक्टिवा में पिंक कलर प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा अकोमोडेशन इसमें कर दी जाती है फॉर द नियर विजन, इंट्राऑक्युलर प्रेशर इससे कम हो जाता है। और कम क्यों होता है? क्योंकि ड्रेनेज ज़्यादा हो जाती है एक्वेसिमर की। फर्दर आगे देखते हैं तो इसमें ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन है वो भी मियोसिस कॉज करता है, ये दोनों चीज़ें मियोसिस कॉज करती हैं। उसके अलावा पैरासिम्पैथोलिटिक जो होते हैं जिसमें एट्रोपिन साइक्लोपेंटोलेट आता है, ये मिड्रियासिस सिम्पैथोमाइमेटिक भी मिड्रियासिस कॉज करता है, लोकल एनेस्थेटिक भी मिड्रियासिस कॉज करता है। इसमें सिम्पैथोलिटिक्स को यूज़ नहीं कर रहे होते या उनका इफेक्ट नहीं स्टडी कर रहे होते क्योंकि उनके ऑफ्थेल्मिक यूजेस ही मिनिमल होते हैं। अच्छा, बहरहाल ये तीनों जो हैं ये प्यूपल साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। पैरासिम्पैथोलिटिक की तरफ आएँ तो ये ब्लड वेसल को डायलेट कर रहा होता है, बेसिकली अपर बॉडी की क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन कर रहा होता है। और सिम्पैथोमाइमेटिक या लोकल एनेस्थेटिक की बात करें, लोकल एनेस्थेटिक भी सिम्पैथोमाइमेटिक के तौर पे ही एक्ट कर रहा होता है। ये दोनों वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं और ब्लड फ्लो कम करते हैं। लाइट रिफ्लेक्स को देखें तो लाइट रिफ्लेक्स बेसिकली किस तरह से होता है कि लाइट का स्टिमुलस आता है ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक ट्रैक पर, वहाँ से जाता है प्रीरेक्टल न्यूक्लियस में, डिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, ऑक्यूलोमोटर नर्व, सिलियरी गैंग्लियन और स्फिंक्टर प्यूपिला। अब ये जो होता है पूरा पाथवे, इसका ताल्लुक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व के साथ। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व का ब्लॉक होता है तब ये लाइट रिफ्लेक्स पाथवे ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर देखा कि पैरासिम्पैथोलिटिक जो है उसमें ब्लॉक हुआ है लाइट रिफ्लेक्स, लेकिन बाकियों में नहीं हुआ क्योंकि इसका ताल्लुक ही सिर्फ इसके साथ है। दूसरी चीज़ है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स था कि कंस्ट्रक्शन हो जाती है पीपल की जब भी लाइट एक्सपोज की जाती है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स है कि टेक्टाइल स्टिमुलेशन पर आंखें बंद हो जाती हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स पाथवे टेक्टाइल स्टिमुलेशन आई ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के थ्रू, ट्राइजेमिनल नर्व के न्यूक्लियस के पास आया और उधर से फिर फेशियल नर्व के पास चला गया और वहाँ से ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई के पास गया और ब्लिंकिंग हो गई। अब ये एबॉलिश कब होता है? जब लोकल एनेस्थेटिक दी होती है, यानी सेंसेशन ब्लॉक हो जाती है, नर्व ब्लॉक, फेशियल नर्व ब्लॉक हो जाएगी तो ये ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई काम नहीं करेगा। उसके बाद कलर ऑफ कंजक्टिवा है। इसमें जो सिम्पैथोमाइमेटिक है लोकल एनेस्थेटिक होते हैं क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कॉज कर रहे थे, तो उस वजह से वो पेल कलर इंड्यूस करते हैं। अब बेसिकली ये वाली वेरियस इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग ऑन आई, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक प्यूपिल को का साइज़ को मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। बाकी रेड होगा, लाइट रिफ्लेक्स भी मौजूद होगा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी मौजूद होगा और लेक्रीमेशन भी मौजूद होगी। और सिर्फ लेक्रीमेशन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर मौजूद होती है, बाकियों के अंदर लेक्रीमेशन बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक का कोई खास इफेक्ट नहीं होता लेक्रीमेशन पर, और पैरासिम्पैथोलिटिक और सिम्पैथोमाइमेटिक डिक्रीज़ करते हैं लेक्रीमेशन को। इसके अलावा पैरासिम्पैथोलिटिक में हमने देखा कि लाइट रिफ्लेक्स का ताल्लुक एल तो लिटिक से ही होगा, और लोकल एनेस्थेटिक रिफ्लेक्स यानी कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्योंकि वो फेशियल नर्व से रिलेटेड होते हैं तो उनको बंद कर देती है कॉर्नियल रिफ्लेक्स को। इसके अलावा रह गया पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, तो ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होती है जब ये एक्टिवेट होता है। फर्दर फिर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस तरह से किया जाता है, तो इसमें यही होता है कि कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। बहरहाल आगे चलें तो आपने रैबिट को सबसे पहले रेस्ट्रेनर में रख के उसकी आई लैशेज़ पर वैक्स लगाने के बाद कि वो स्टिकी हो जाए आपस में, जब वो जुड़ गई हैं तो ऑलमोस्ट या स्टिकी हो गई हैं, उसको सीजर से काट लेना। एक आई को कंट्रोल आई रख देना और दूसरी आई को टेस्ट आई रखना होता है। पीपल का साइज़, कलर ऑफ कंजक्टिवा, लाइट रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और स्टेट ऑफ लेक्रीमेशन, इन सब को देख लेना होता है। और बिफोर स्टार्टिंग एक बार इनको देख लेना होता है कि किस लेवल पर हैं, कितना है साइज़ ऑफ पीपल, क्योंकि बाद में फिर हमने स्टेट करना होता है कि बड़ा है या कम हुआ है। स्टेट ऑफ लेक्रीमेशन को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जा रहा होता, ऊपर वाली चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा होता है ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर। उसके बाद लोअर आईलेट को नीचे पुल करके आई टेस्ट वाली आई में कंट्रोल आई को हमने नहीं छेड़ना होता, तो 1 से 2 ड्रॉप जो भी ड्रग दी गई है उसको अंदर डाल देना है। डालने के बाद उसको ड्रॉप डाल देने हैं। डालने के बाद मीडियल कैंथस को प्रेस करके रखना है 10 सेकंड्स। ये इसलिए करते हैं ताकि अगर तो नहीं प्रेस करेंगे तो टीयर डक्ट के थ्रू ड्रग आगे चली जाएगी और अपने इफेक्ट नहीं शो करेगी। उसके बाद पैरामीटर्स ये सारे वाले रिकॉर्ड करने होते हैं 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद और 15 मिनट के बाद। इसमें रैबिट को जेंटली हैंडल करना होता है, टेस्ट आई को ही सिर्फ इस्तेमाल करना होता है, और आपकी आँख और रैबिट की आँख एक ही लेवल पर होनी चाहिए। अब इसमें फिर जो ऑब्जर्वेशन टेबल होता है वो इस तरह से बनता है कि कंजक्टिवा की कंडीशन, कंट्रोल आई और एक्सपेरिमेंटल आई दोनों की जाती है रिपोर्ट आफ्टर 0
आफ्टर मतलब टाइम ज़ीरो जब आपने स्टार्ट किया, आफ्टर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट, ठीक है। साइज़ ऑफ पीपल, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और लाइट रिफ्लेक्स, और इसके अकॉर्डिंगली फिर बता दिया जाता है कि ड्रग कौन सी थी। जैसे अगर ड्रग है लोकल एनेस्थेटिक, तो उसमें फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कंक्लूडेड ड्रग भी लिखना होता है कि ओके लोकल एनेस्थेटिक है तो फेशियल नर्व ब्लॉक की वजह से कॉर्नियल रिफ्लेक्स शो नहीं करेगी, वेजो कंस्ट्रक्शन मिड्रियासिस होगी। और इसके अलावा मिड्रियासिस वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से तो नहीं होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन बहरहाल ना ये वाली सारी चीज़ें लिखनी है। या कंजक्टिवा का कलर पेल हो जाता है, पीपल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, लाइट रिफ्लेक्स होता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं होता और लैक्रिमेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसकी जो वजूहात हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। लोकल एनेस्थेटिक वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से पैलर होता है, मिड्रियासिस मौजूद होता है, और एबॉलिशन ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया की वजह से फेशियल नर्व बंद हो जाती है। उसके बाद फिर ये रेबेटिलियम का दोबारा आ गया है। इसमें बेसिकली कंसंट्रेशन वाला है ये। इसका सारा प्रोसीजर यही होता है कि ऑर्गन बाथ सेटअप कर देना होता है। 2/3 जो है आउटर चैम्बर ऑफ ऑर्गन बाथ को वाटर के साथ फिल करना होता है, आउटर को वाटर के साथ फिल करना है और इनर वाले के अंदर टाइलर सोल्यूशन ही डालना होता है। थर्मोस्टेट को 37 डिग्री पर एडजस्ट कर देना है और जो आउटर वाला है उसको हीट करना है। रेबिट को फास्टेड ओवरनाइट रेबिट होना चाहिए, उसको सेक्रीफाइस करना है, उसका एब्डोमेन ओपन करके मिड लाइन सीन दे के उसकी 1 से 2 इंच ऑफ इलियम निकाल लेनी है और उसको फिर ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होने देनी। लोअर एंड को टाई करना होता है हुक के साथ और अपर एंड जो होता है उसे थ्रेड के साथ टाई करके तो राइटिंग लीवर वाला जो पेन होता है उसके साथ ऊपर लटका दिया जाता है, नीचे हुक के साथ वो टाई होता है। तो यहाँ पर दरमियान में होगी, इधर कहीं लटक रही होगी वो इलियम का पीस। नीडल को जो ये वाली अब ऊपर जो राइटिंग लीवर वाली नीडल होती है उसको एडजस्ट करके ड्रम के साथ इस तरह से रख दिया जाता है कि वो उसके साथ इन टच हो और जो भी कंट्रैक्शंस वगैरह शो हो रही हो जिसकी वजह से ये राइटिंग लीवर मूव कर रहा हो तो यहाँ पर ग्राफ बनता रहे। सबसे पहले जब आपने ये सब कुछ कर दिया है, क्या कहते हैं, माउंट कर दिया टिशू, और तब 10 मिनट वेट करते हैं कि टिशू स्टेबलाइज हो जाए। नॉर्मल मसल कंट्रैक्शन आती रहती है काइमोग्राफ पर, 30 सेकंड के लिए वो नॉर्मल वाली रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद फिर 1 माइक्रोग्राम ऑफ एसिटाइलकोलिन, जिसकी मतलब जो उसकी कंसनट्रेशन है वो 0.1 ml ऑफ 10⁻⁵ उसको ऐड करके 30 सेकेंड्स के लिए ही देखना होता है कि क्या सीन है, कंट्रैक्शन किस तरह की आ रही है। उसके बाद ड्रम को स्टॉप करते हैं, टिशू को वॉश करते हैं 2 बार और 2 मिनट के लिए टिशू को रेस्ट करते हैं। नॉर्मल कंट्रैक्शन को दोबारा रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ करते जाते हैं। 1 माइक्रोग्राम के साथ किया था, फिर 2 के साथ, 4 के साथ, 8 के साथ, 16 के साथ करते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन की डोज़ होती है और दूसरी तरफ हाइट ऑफ होती है कितनी आ रही है, एसिटाइलकोलिन की डोज़ कितनी है और इसकी हाइट कितनी आ रही है। तो वो हाइट साथ साथ लिखते जानी होती है और उसकी डोज़ देखते जानी होती है कि हमने कितनी डोज़ दी हुई है। और अगर इसकी डोज़ के साथ ग्राफ प्लॉट करें हाइट ऑफ कंट्रैक्शन का और डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन का माइक्रोग्राम में, तो इस तरह से ग्राफ आ जाता है। इस तरह से कोई भी ड्रग दी हो सकती है, जैसे कि अगर हिस्टामिनिक कोई ड्रग है जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर पर जाकर एक्ट कर रही है तो उसकी वजह से अगर उसका कोई हिस्टामिन का एगनिस्ट है तो वो कंट्रैक्शन कॉज करता है और उसका एंटागनिस्ट है तो वो हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा। एसिटाइलकोलिन जैसे पाइलोकार्पिन है H1 के थ्रू, एसिटाइलकोलिन M3 के थ्रू कंट्रैक्शन कॉज करता है। सेरोटोनिन 5-HT2 के थ्रू उसका एगनेस्ट कंट्रैक्शन कॉज करेगा। डायरेक्टली एक्टिंग कैल्शियम CaCl2 या BCl2 है तो वो भी कंट्रैक्शन कॉज करते हैं। एपिनेफ्रिन अल्फा और बीटा 2 दोनों के थ्रू रिलैक्सेशन कॉज करता है, जबकि इसका जो ब्लॉकर होगा अल्फा ब्लॉकर वो ब्लॉक कर देगा, या प्रोपेनोलोल जो होगा वो ब्लॉक कर देगा एपिनेफ्रिन के इफेक्ट को। ओपियोइड जो होते हैं म्यू और काबा के थ्रू रिलैक्सेशन कॉज करते हैं और नैलोक्सोन जो होता है वो मॉर्फिन के इफेक्ट्स को ब्लॉक कर देगा। CCB जो है वेरापेमिल जैसे है वो रिलैक्सेशन कॉज करेगा। तो इस तरह से कोई भी ड्रग दी हो सकती है कि उसका कैलकुलेट कर वो मतलब बता दें उसका कि ड्रग कौन सी है, रिलैक्सेशन बेस्ड अपॉन कि वो क्या कॉज कर रही है। एनीवेज उसके बाद फ्रॉग वाले में, फ्रॉग के अंदर कौन सा सोल्यूशन यूज़ होता है, रिंगर सोल्यूशन। इसमें NaCl KCl CaCl2 सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्ब, ग्लूकोज और डिस्टिल वाटर लिया जाता है। डिस्टिल वाटर 1 लीटर है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट 0.01 ग्राम है, बाइकार्ब 0.2 ग्राम, जबकि ग्लूकोज 2 ग्राम है। और अगर इसको देखें तो 6.14.12 ग्राम है राउंड अबाउट। इसमें एक और जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एसिटाइलकोलिन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो यूजुअली जो मिल रही होती है वो 10⁻³ होती है। 10⁻³ के अंदर 10 mg ऑफ एसिटाइलकोलिन होता है जो कि 10 ml ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व किए होते हैं।
इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है एसिटाइलकोलिन की वो 1 mg होती है पर ml, यानी एक बीकर है उसके अंदर 10 ml वाटर है और 10 mg ही एसिटाइलकोलिन है, तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 mg के अंदर पर ml होगी। 1 ml के अंदर 1 mg होगा, ठीक है। 10 मेक सेंस। अच्छा, अब अगर 10⁻⁻4 बनाना है तो आपने ये जो यहाँ पर 10⁻³ वाला बनाया है, इधर से 1 ml निकालना है और उसको डालना है 10 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो अब जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 100 माइक्रोग्राम पर ml होगी। ओके, अगर 10⁻5 वाला बनाना है तो 10⁻4 वाले में से 1 ml निकालना है और उसको डालना है 10 ml विद डिस्टिल वाटर के अंदर मिक्स कर देना है, और अब जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 10 माइक्रोग्राम पर ml होगी। एंड इट मूव्स ऑन। अगर 10⁻6 बनाना है मुझे तो मैं 10⁻5 वाले बीकर में से 1 ml निकालूंगी और उसको डालूंगी 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के साथ, और उसकी फिर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 1 माइक्रोग्राम पर ml होगी।